हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है यह लेक्चर होगा रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका रिवीजन कराया जा रहा है। तो चैप्टर फर्स्ट में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को करना क्या है कि जो भी चीज़ें हैं एक बार उनको देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप जो स्टूडेंट अभी तक चैप्टर फर्स्ट की रिवीजन क्लास नहीं देखे हैं प्लीज वो देख लीजिए, और उनका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको आप जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिए अपने से। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका सारा चीज जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी थ्योरी है एक बार उसे पढ़ लेंगे तो आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज का जो लेक्चर होने वाला है चैप्टर 2 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं, अब आप इसको भी आज देखेंगे। इसमें जो भी चीजें हैं उनको आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। यहाँ से जो भी क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिए कि इसी को आपको पढ़ के जाना है और अन्यथा आपको कुछ नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या आ सकता है। पहला क्वेश्चन आ सकता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक ठीक है, तो इसको एक प्रकार से और पूछ सकता था कि सिंगल फेज ना कह के एफएचपी मोटर की संरचना तथा कार्य बताइए, तो वो भी हमारा क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है। ठीक है, तो यहां से आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के सिद्धांत को सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब कि इसका जो मतलब कि हमारा जो रोटर में जो भी हमारा फील्ड इंड्यूस्ड होता है उसको किस प्रकार दिखाया जाता है, कितने डिग्री पे कितना होता है का, हमारा कितना घूम जाता है तो कितना हो जाता है, इन सभी चीजों को आपको चित्र के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो अभी हम आपको सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद क्या आ सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार बन सकता है, सार्वत्रिक मोटर की संरचना व प्रचालन या इसी को प्रचालन को कार्य कहते हैं, कार्य सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर आपसे इसी में उपयोग भी पूछे तो आप उपयोग भी लिखेंगे। ठीक है, सार्वत्रिक मोटर की संरचना, कार्य सिद्धांत तथा उपयोग का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन देखिए आपसे आपके एग्जाम में यहाँ तो बहुत ही सिंपल से लिख दे रहा हूं कि इतनी चीजों को आप बताइए, लेकिन वहां पे आपको थोड़ी सी चीजों को घुमा के पूछ सकता है, लेकिन चीजें सब यही रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चल प्रेरण मोटर की संरचना व कार्यविधि तथा उपयोग भी बताइए। तो वही है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की संरचना व कार्यविधि तथा इसका क्या है, यूजेस क्या है उसको भी बताना है। 5 क्वेश्चन क्या बन सकता है मेरे दोस्तों, बन सकता है आपका सेडेड पोल या छादन, इसी को सेडेड पोल या छादन ध्रुव मोटर भी कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही होगी एग्जाम टाइम में तो आप लोग इंग्लिश को देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो भी हेडिंग बताया है इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया है। तो यहाँ पे साइडेड पोल या छादन हमारा ध्रुव मोटर के प्रचालन सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है एसी सीरीज मोटर यानी एसी श्रेणी मोटर के प्रचालन सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा सिंगल फेज हिस्टैसिस मोटर की संरचना कार्यविधि तथा इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों ये बहुत बार आ चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो दिया है रिलेक्टेंस मोटर की संरचना व कार्यविधि और उपयोग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपसे उपयोग भी पूछेगा। ठीक है, तो उपयोग भी आप लोग लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, यह क्वेश्चन सभी चैप्टर में कॉमन रहेगा, जो भी मोटर होगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर गुण व दोष का वर्णन कीजिए। तो इन सभी चीजों को आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के थ्रू। तो आप लोग इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको अब सॉल्व कराना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसको हम देखेंगे। क्या है आपका पहला क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो भी इसका है मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे दोस्तों। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन आपको बताया जाए। सेट नंबर 2 है मेरे दोस्तों, चैप्टर 2 है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें आपको कुछ नहीं बस चीजों को एक बार पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे दोस्तों कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है व्यवसायिक क्षेत्रों घरों में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली मोटर है। ठीक है, इसे सिंगल फेज सप्लाई पे
वर्क कराते हैं। ठीक है, सिंगल फेज पढ़ रहे हैं तो सिंगल फेज सप्लाई पे ही वर्क कराएंगे, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहेंगे। अब मोटर की बात आती है मेरे दोस्तों, तो मोटर क्या काम करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है इसे एफएचपी मोटर भी कहते हैं। एफएचपी का मतलब होता है मेरे दोस्तों फ्रिक्शनल हार्स पावर। ठीक है, और ये जो मोटरें हमारी डिजाइन की, इनकी जो क्षमता होती है 1 किलोवाट से भी कम होती है। तो इतनी चीजें इसमें आपको मिलेगी। भी देखेंगे यहाँ पे व्यवसायों तथा घर में उपयोग किए जाने वाली छोटी मोटर सिंगल फेज सप्लाई पर चलती है, अतः इन्हें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो जो चीजें इसमें दी हुई है, अब मोटर के लिए ये चीजें तो कॉमन रहेगी, ये मोटरें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं, इन्हें एफएचपी मोटर भी कहते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन देखेंगे मेरे दोस्तों, तो इसका जो संरचना होगा, हमने जो आपको बताया था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होगा। क्या होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होगा। तो इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे यहाँ पे जो हमारे कंडक्टर्स हैं, ये जो हमारे यहाँ पे कंडक्टर्स है, एक देखेंगे ये सब क्या है, कंडक्टर्स है हमारे। स्क्वायरल केज टाइप का रोटर इसमें भी यूज किया जाएगा मेरे दोस्तों। आपको बताऊं कि इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग का यूज किया जाता है, एक मेन वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसी को ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यहाँ पे शाफ्ट होता है आपका, स्टेटर बाहरी वाला पार्ट होता है, रोटर जो होता है हमारा घूमने वाला पार्ट होता है। इन चीजों को आप लिख देंगे, आपको पूरा अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आगे है आपका, इसकी संरचना में जो चीजें हैं उनको लिख दीजिए। आपकी संरचना में क्या क्या है, तो आप लोग इसमें बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं, लेकिन आप मेन मेन चीजों को लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होती है, यानी जो इसका कंस्ट्रक्शन है मेरे दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही है। किंतु इसमें सिंगल फेज वाइंडिंग होती है। क्या होती है, सिंगल फेज वाइंडिंग होती है, जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। कैसा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। कौन, हमारी सिंगल फेज वाइंडिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर जो होता है स्क्वायरल केज टाइप का होता है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तथा इसके स्टेटर में 2 वाइंडिंग होती है। आपने देखा एक मेन वाइंडिंग था, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। देखेंगे वही चीजें हैं, इसके स्टेटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो सिंगल फेज पर वर्क करती हैं। यानी जो हमारी वाइंडिंग है सिंगल फेज पे वर्क करती हैं। और एक चीज और होता है इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा होता है। ठीक है, यानी जब हमारी मोटर जो होगी पूरी तरह से रनिंग कंडीशन में हो जाएगी, तो हमारा जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा उसको क्या कर देगा, जो हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगा उसको क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। यानी हमारी तब मोटर किस पे चलने लगी, सिंगल फेज या मेन वाइंडिंग पे वर्क करेगी। ठीक ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कहाँ था, हाँ स्विच लगा होता है, जो मोटर के स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई वोल्टेज से अलग कर देती है। ठीक है, यानी जो हमारे मेन वाइंडिंग सॉरी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको क्या कर देती है, अलग कर देती है। इन मोटरों में स्टेटर में 2 टर्मिनल बाहर निकलते हैं। इसमें फिक्स देखेंगे, यहाँ पे इसमें फिक्स पार्ट को स्टेटर तथा मूविंग पार्ट को रोटर कहा जाता है। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब बात चलती है इसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन क्या है मेरे दोस्तों, तो इसको वर्किंग कैसे इसको समझेंगे, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। इसमें क्या होता है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अनुसार इसमें क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, किसके अनुसार, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस चीज को ध्यान में रख लेंगे और बाकी सारी चीजें आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें मेन वाइंडिंग के साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग को 90 डिग्री फेज एंगल पर विस्थापित किया जाता है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री फेज एंगल पर विस्थापित। इसमें जिससे सप्लाई करंट देने पर डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणामी फाइम तथा गति सिंक्रोनस स्पीड हो जाती है। तो इतनी चीजों को अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो लेकिन इसमें और आगे क्या लिखेंगे आप लोग देखेंगे, यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो इसके स्टेटर में प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो थ्री फेज की भांति सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्टेटर में क्या होता है, प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो 3 फेज की भांति सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अतः सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। यानी आपको इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो यदि यहाँ पे है, यदि इसमें रोटर को हाथ से या किसी प्राइम मूवर यानी अन्य सहायक उपकरण से स्थिर अवस्था में क्या कर दिया जाए, किसी भी दिशा में घुमा दिया जाए, तो
घुमा दिया जाता है, ठीक है, घुमा दिया जाता है तो मोटरें घूमने लगती हैं। यानी हम इसको किसी भी दिशा में घुमाएंगे तो ये अपनी उसी जिस दिशा में घुमाएंगे उसी दिशा में घूमने लगती है, ठीक है, तथा अपनी पूर्व गति प्राप्त कर लेती है, यानी बहुत अच्छे से यानी रनिंग कंडीशन में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है वही जो हम आपको बताया कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखते क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रत्यावर्ती फ्लक्स को दो घटकों में देख, ठीक है, दो कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, यानी जो हमारे दो कंपोनेंट्स होंगे वो कैसा होंगे, रोटेटिंग होंगे, कैसा होंगे, रोटेटिंग होंगे, जिसमें क्या होता है, जिसमें से प्रत्येक कंपोनेंट सिंक्रोनस स्पीड से एक दूसरे के विपरीत दिशा में रोटेटिंग करते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब देखिए इसकी कंडीशन, चार कंडीशन बनेगी दोस्तों, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पहला कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों, तो इसमें देखेंगे माना प्रत्यावर्ती फ्लक्स का अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान क्या होगा, फाइम है, तथा इसके दो घटक फ्लक्सों ए तथा बी का मान φm/2, यानी कहने की बात यह है अगर हमारा पूरा फ्लक्स रहता है तो φm होता है, उसी को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं तो एक तो आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक आधा हो जाएगा, एक आधा हो जाएगा। वही चीज है यहाँ पे दोस्तों, जो क्रमशः क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में सिंक्रोनस स्पीड से गति कर रहा है। यानी देखेंगे तो ये हमारा रोटर का जो दिखाया गया है, ये तो हमारा हो गया φm, और यहां से अगर हम इसको दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक का हो जाएगा φm/2, इसको हम a मान लेंगे, और एक हो जाएगा φm/2, इसको हम b मान लेंगे। तो एक ऐसा है मेरे दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड से क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वही चीजें इसमें दिखाई गई हैं। अगला क्या बन सकता है कंडीशन, अगली कंडीशन हमारी है यहाँ पे, यदि यदि कुछ समय बाद फ्लक्स ए तथा बी अपनी प्रारंभिक स्थिति से जो हमारी प्लस 5 डिग्री प्लस थीटा से प्लस थीटा तथा माइनस थीटा कोण घूम जाती है, तब उस स्थिति में परिणामी फ्लक्स देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है आपको, तो ये देखिए प्लस थीटा है माइनस थीटा है, घूम रहा है, और किस किस गति से घूम रहा है, ये भी सिंक्रोनस गति से घूमते हैं दोस्तों, जो हमारा घूमेगा वो किस स्पीड से घूमेगा, सिंक्रोनस स्पीड से। तो इनके बीच जो कोण बनता है तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए दो दो फेजों के बीच का एंगल 2 φm/2 यानी आधा है, और इसको देखेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे जो साइन θ/2 यानी हमारा दो दो कोण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 θ/2, यहाँ से काट लेंगे तो ये भी देखेंगे ए और ए कट जाएगा, यहाँ से थीटा से ये कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, यानी हमारा आएगा कितना φm साइन थीटा। इतनी चीजों को आपको इसमें ध्यान में रखना था मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है, नेक्स्ट हमारा जो रोटर घूम जाता है थोड़ी कंडीशन में, मतलब अपना एक चौथाई साइकिल घूम जाता है, तब उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में होता क्या है, जो हमारा रोटर होता है एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। देखिए ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में हो जाएंगे तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, दो संघटक हैं, उनको जो दो भागों में हमने बांटा है वो क्या हो जाएंगे, एक चौथाई साइकिल में घूम जाएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, इसमें क्या क्या कहा गया है कि अब यदि दोनों फ्लक्स आधा चक्र घूम जाए तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमे किंतु स्टार्टिंग से विपरीत घूमे तो परिणामी फ्लक्स क्या होगा। अब कह रहा है स्टार्टिंग से क्या हो जाए, हमारा क्या हो जाए, स्टार्टिंग से हमारा मतलब कि विपरीत दिशा में घूमे, ठीक है। जब स्टार्टिंग से ही विपरीत दिशा में दोनों हमारे घूम रहे हैं तो क्या हो जाता है कि जो हमारा फ्लक्स है ये क्या हो जाता है, दोनों फ्लक्स क्या होते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। तो इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के φm हो जाएगा, यानी जो हमारा रोटर है वो कितने कोण से घूम रहा है, माइनस φm कोण से घूम रहा है, ठीक है। आगे की प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, अब यदि दोनों फ्लक्स प्रारंभिक स्थिति से 3/4 साइकिल घूम जाते हैं, यानी 3/4 साइकिल घूम जाते हैं तो पुनः एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं, यानी ये कौन सी कंडीशन बन गई मेरे दोस्तों, ये भी कंडीशन हमारी जो तीसरी कंडीशन बनी थी, यहाँ वाली देखेंगे आप लोग, यहाँ वाली कंडीशन जो बनी है सेम टू सेम हमारी वो चौथी भी यानी लास्ट वाली कंडीशन भी बन जाती है। तो हमारा क्या हो जाता है, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है हमारा जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे तो रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा, एक तो अपनी स्थिति से चल रही है, एक हमारी विपरीत चल रही है, तो यहाँ पे माइनस का φm और एक प्लस का φm/2 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा जीरो,
ठीक है। अब फ्लक्स और घूमेगा तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त हो जाता है, यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यही हमारी 4 5 कंडीशन है, इनको ही आपको दिखाना था डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी चीजें हैं प्लीज आप इनको शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए भारी से भारी मात्रा में। और अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सार्वत्रिक मोटर की संरचना व कार्यविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मेरा दोस्तों इसमें सार्वत्रिक मोटर पूछ लिया जाए, इसी को आप यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर होता क्या है कि इसमें होता ये है कि जो हमारी यह इस प्रकार की जो मोटर होती है इसमें जो हमारा एसी तथा डीसी दोनों सोर्स पे लगभग समान चाल पर कार्य करती है। आप जब इस चीज को ध्यान में रख लेंगे कि जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है एसी और डीसी दोनों पे कार्य कर रही है, तो उसे हम कौन सी मोटर कहेंगे, यूनिवर्सल मोटर कहेंगे। और यह समान चाल से कार्य करती है, किस चाल से, समान चाल से कार्य करती है। आइए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। और कंस्ट्रक्शन में होता क्या है, इसमें मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल का मैग्नेट होता है, एक साउथ पोल का, और एक हमारा होता है रोटर। ठीक है, रोटर होता है जो कि क्या होता है आप लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा रोटर, ये भी सारी चीजें जैसे इंड प्लेट होती हैं, इनमें भी इंड प्लेटें होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, योक होता है, सारी चीजें इसमें भी होती हैं। लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेंगे थोड़ा तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम किस पे करते हैं, वाइंडिंग किसके करते हैं, पोल पे वाइंडिंग कर लेते हैं। और इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए इसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा देखते हैं। इसकी संरचना मूल रूप से डीसी सीरीज मोटर के लगभग समान होती है, यानी आपने डीसी सीरीज मोटर की जो कंस्ट्रक्शन है उसके समान ही होती है। इस मोटर के स्टेटर को लेमिनेट पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। इसका जो स्टेटर होता है लेमिनेट पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एडी करंट लॉस कम हो जाता है। चूंकि यह मोटर डीसी पर कार्य करती है और इसलिए मोटर के शाफ्ट पर भी कम्यूटेटर लगा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका कम्यूटेटर लगा हुआ है, ये हमारा शाफ्ट हो गया, इस पे क्या है, कम्यूटेटर लगा हुआ है। तो दोनों तरफ कम्यूटेटर लगाया जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। यह मोटर सामान्यतः 2 पोल की होती है। कितने पोल की है, आप लोग देख पा रहे हैं 2 पोल ही, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है, इस मोटर में भी योक, कोर, आर्मेचर वाइंडिंग तथा इंड प्लेट होती है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये इस मोटर में भी सारी चीजें होंगी। आप लोग इसमें कुछ नहीं, बस जो भी आपको दिखे आपका इसका एक बार क्या कर लीजिए, एक बार इसको आप बना लीजिए, इसका फिगर बना लीजिए, उसके बाद लिखना चालू कर दीजिए, आपको कोई भी चीज में दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्तों। अब वर्किंग क्या है इसकी, वर्किंग ये है मेरे दोस्तों कि जब इसको हम क्या करते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो इस स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी जो हमारा स्टेटर है उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, टार्क उत्पन्न होता है। अब बात आती है मेरे दोस्तों, टार्क उत्पन्न हो गया तो हमारा मोटर क्या हो जाएगा, घूमने लगेगी। ठीक है, टार्क हमारा जब उत्पन्न हुआ तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी, घूमने लगेगी। अब बात आती है, यहां तक हमने घुमा दिया मोटर को। अब बात आती है, क्योंकि फील्ड करंट उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं आर्मेचर से उत्पन्न बल रेखाओं से प्रतिक्रिया करता है, यानी इसको क्या करता है, रिपल करता है, मतलब प्रतिकर्षित करता है। तो क्या होता है, लेकिन जब मोटर को एसी सोर्स से जोड़ा जाता है, यानी अभी तो हम क्या किससे जोड़ रहे थे, डीसी से, यानी यहाँ पे जो दिखाया गया है, मतलब यहाँ की कंडीशन कह रही है आर्मेचर से उत्पन्न बल रेखाओं में प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जब मोटर को एसी सोर्स से जोड़ा जाता है तो आधे चक्र बाद क्या होता है, आधे चक्र बाद धारा की दिशा बदल जाती है। जब यानी हम क्या कर रहे हैं, एसी सोर्स से जोड़ दे रहे हैं, हमारी करंट की दिशा क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। ठीक है, आगे क्या है, साथ ही साथ फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स की दिशा बदल जाती है, लेकिन फ्लक्स बलाघूर्ण की दिशा नहीं बदलती है, जिससे मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदलती। यानी यह मोटर जो होगी हमारी एक ही दिशा में रन करेगी। ठीक है, इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान रखना था। अब बात आती है इसके उपयोग को भी जान लीजिए आप। इसका बहुत अच्छा उपयोग यह है कि इसको हम एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर उच्च टार्क तथा छोटे कार्य, उच्च टार्क यानी हाई टार्क और लो वर्क, यानी मतलब छोटे वर्क, ठीक है,
में इसका काम किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है देखेंगे, जैसे में मिक्सर, हेयर ड्रायर, ड्रिल मशीन, ब्लोअर आदि में हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही क्वेश्चंस हैं और इनको धीरे धीरे हम हल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे दोस्तों, कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर की संरचना व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसको थोड़ी चीजों को ध्यान में रख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में ध्यान में ये रखना है कि इसमें एक रोटर होता है। अब रोटर होता है मेरे दोस्तों, तो आप लोग इसमें एक चीज और ध्यान में रख लेंगे कि जो इसमें कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, इसमें यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन दो प्रकार के क्या होंगे, कैपेसिटर होंगे। एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, एक रनिंग कैपेसिटर होगा। इसमें जो रनिंग कैपेसिटर या स्टार्टिंग कैपेसिटर में आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच दोनों में किसी एक में जोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों में नहीं दोस्तों, किसी एक में आप क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को जोड़ देंगे। अब बात आती है, इसमें एक मेन वाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो दोनों किस पे है देखेंगे, यहाँ से 90 डिग्री कोण बने रहा है कि नहीं इस यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें तो 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है मेरे दोस्तों। तो यही चीजों को आपको लिखना भी है। क्या लिखना है कि इसमें जो हमारा ये देखेंगे, जो हमारा ये सारी चीजें हैं एक इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और ये देखेंगे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है और रनिंग कैपेसिटर है, ये दोनों की किस किस फॉर्म में, पैरेलल में है, एक दूसरे के किस में है, पैरेलल में है। तो इन चीजों को आप ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जहां पे हम कैसे लिखे हैं इसको थोड़ा देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। इस प्रकार की मोटर में दो वाइंडिंग होती है, जो आपने देखा स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसमें देखेंगे वही है, मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग। एक होता है मेन वाइंडिंग तथा एक, इसी को आप स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी मेन वाइंडिंग है इसी को आप स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, कि बीच 90 डिग्री विद्युतीय कोण पर होता है। ये तो हमने आपको बताया कि कितने पे होता है, 90 डिग्री विद्युतीय कोण पे होता है। इसमें दो कैपेसिटर लगा होता है, पहला स्टार्टिंग कैपेसिटर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा है, स्टार्टिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ किस में जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है। ठीक है, आगे क्या है, तथा दूसरा कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर होता है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, जो आपको दिखाया गया है। तथा यह स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ पैरेलल में लगा होता है। तो वही चीज हमने बताया यहाँ पे दोस्तों कि ए और ए किसमें है, पैरेलल में लगे हुए हैं। आगे क्या है, पैरेलल में तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सदैव सीरीज में जुड़ा होता है। तो आप लोग उस सारी चीजों को देख लिए होंगे। स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर के प्रसामान्य गति पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा अलग हो जाता है। यानी जब हमारी नॉर्मल कंडीशन आती है तो हमारा क्या हो जाता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो अलग कर देता है। इसकी वर्किंग को थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो वर्किंग बहुत ही सिंपल है। क्या है, जब मोटर सिंगल फेज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो जो भी चीजें हैं इसमें देखेंगे, कुछ चीजें तो कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, जब आप किसी भी मोटर को, चाहे सिंगल फेज की हो चाहे थ्री फेज को हो, उसको क्या देते हैं, जब इतना चीज तो आप लिखते हैं, जब इस मोटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई या सिंगल थ्री फेज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो इसमें क्या होता है, तब स्टार्टिंग कैपेसिटर मेन वाइंडिंग में धारा IM तथा IS के बीच कलांतर उत्पन्न करता है, यानी फेज डिफरेंस उत्पन्न करता है, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मोटर घूमने लगता है। मोटर में दो कैपेसिटर की उच्च कैपेसिटी होने से उच्च स्टार्टिंग टार्क प्राप्त होता है। क्या होता है, दो कैपेसिटर लगे होने से क्या होता है, उच्च स्टार्टिंग टार्क प्राप्त होता है। क्या होता है, उच्च स्टार्टिंग टार्क प्राप्त होता है। और जब मोटर की गति 72% तक पहुंच जाती है तो स्विच जो है, स्विच जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को सप्लाई से अलग कर देता है। उसी का काम यही है मेरे दोस्तों, कि क्या करेगा, जो हमारा कैपेसिटर है जिसमें हमारा जो भी स्विच जिस वाले में लगाएंगे वो क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा रनिंग कंडीशन में। ठीक है, यानी मोटर हमारी जब पूरी तरह से रनिंग कंडीशन में हो जाएगी तब हमारा क्या कर देगा, अलग कर देगा। किंतु यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट सप्लाई के साथ बना रहता है, जिससे इससे मोटर हाई स्टार्टिंग टार्क, हाई रनिंग टार्क, हाई ओवरलोड कैपेसिटी, हाई फ्रीक्वेंसी आदि अच्छे गुणों से संपन्न होता है। क्या होता है, अच्छे गुणों से संपन्न होता है। अतः मोटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस उत्कृष्ट है, यानी बहुत ही अच्छी है। उसका उपयोग देख लीजिए दोस्तों, उपयोग बहुत ही अच्छा दिया है। इसका उपयोग वेरिएबल लोड पर स्थिर गति तथा हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें आप लोग इसका एक चीज ध्यान में रखें, कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन में इसमें दो कैपेसिटर लगे हैं, तो इसका मतलब इसका स्टार्टिंग टार्क कैसा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, उच्च होगा। इसका उपयोग जैसे देखेंगे पंखे में, कूलर में लगा है, AC में, कंप्रेसर मशीन आदि में इसका प्रयोग किया जा रहा है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे दोस्तों, टाइम आपका बहुत ज्यादा होता जा रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। शेडेड पोल या छादन ध्रुव मोटर के प्रचालन सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो वही बात हमने आपको बताया दोस्तों कि जब आपको इंग्लिश हिंदी न समझ में आए तो प्लीज आप उसका इंग्लिश देख लेंगे अपने एग्जाम में। इसको पहले लिखेंगे कैसे, इसको पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, और इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन में होता क्या है दोस्तों, इसमें भी स्टेटर होता है, इसमें भी वाइंडिंग की जाती है, लेकिन होता क्या है कि इसमें थोड़ा जो हमारा पोल होता है इसमें एक थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है, को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, छोटे से हिस्से में इसको काट दिया जाता है, यानी दो भागों में बांट दिया जाता है। देखेंगे एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इसी भाग में हम क्या करते हैं, एक छोटे मोटे कंडक्टर को हम क्या करते हैं, जो हमारा कंडक्टर होता है वो कॉपर का होता है, इसी में क्या किया जाता है, रिंग नुमा इसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, शेडिंग कॉइल कहते हैं। अब ये बात जो की जा रही है दोस्तों, ये दोनों में हमारी होती है, इस वाले पोल में भी होगी, इस वाले पोल में भी होगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो रोटर होता है स्क्विरल केज टाइप का रोटर होता है, इसमें और कुछ नहीं है दोस्तों। आप इसकी वाइंडिंग कर लीजिए और इसको वाइंडिंग करके एक सप्लाई यहां से निकाल लीजिए, और जो हमारी वाइंडिंग की जा रही है इसका एक सप्लाई यहां से जोड़ के इसकी भी एक वाइंडिंग, एक सप्लाई यहां से निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम सिंगल फेज की सप्लाई दे देंगे। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसको देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक मेन पोल होता है और दो, सॉरी, इसमें मेन पोल दो होते हैं जो आप देख पा रहे होंगे। तो एक मेन पोल, ये हमारा एक पोल हो गया, एक पोल ये हो गया। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या है, इसके जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो भी चीजें दी हुई हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यह मोटर एक सेल्फ स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। यानी दोस्तों जो हमारा साइडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है, यह क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है। क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट इंडक्शन मोटर है। इसमें एक साइडेड पोल युक्त मोटर, सॉरी, स्टेटर तथा स्क्विरल केज टाइप रोटर होता है। क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे एक साइडेड पोल, साइडेड का मतलब जो है दोस्तों, यही जो हमारा इतना थोड़ा सा दो भागों में विभक्त कर लिए हैं, इसी को हम साइडेड बोलते हैं, या साइडेड क्वाइल भी कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, साइडेड क्वाइल भी कहेंगे। आगे क्या है, इसमें पोल क्रोड पर एक किनारे एक खांचा कटा होता है, जो कोर को दो भागों में विभक्त किया जाता है। तो यही दो खांचा कटे हैं कि नहीं कटे, इसी की बात की जा रही है मेरे दोस्तों। आगे क्या है, जो दो भागों में व्यक्त करता है, पोल कोर के छोटे हिस्से में एक, जो हमने आपको बताया कि उसके छोटे हिस्से में एक तांबे की छोटे तार की मोटे कॉपर रिंग की वलय लगी होती है। ये तो हमने आपको बताया। ठीक है, अतः अतः कोर के इस भाग को कॉपर शेडेड वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, उस भाग को क्या कहेंगे, यानी इस हम भाग को क्या कहेंगे, कॉपर शेडेड वलय कहेंगे। ठीक है, तथा तथा देखेंगे, तथा शेष दूसरा भाग आच्छादित भाग होता है, यानी एक छादित होता है, एक आच्छादित भाग होता है। मोटर के स्टेटर पर वाइंडिंग की जाती है, जिसे एक्साइटेशन वाइंडिंग कहते हैं। तो इसके स्टेटर पे हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, जिसे आप क्या कहेंगे, एक्साइटेशन वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी वर्किंग तरफ चलते हैं दोस्तों। इसकी वर्किंग भी बहुत सिंपल है, थोड़ी सी देख लेंगे, एक नजर डालेंगे, आपको समझ में आएगी। बस आप एक कॉपी पेन लेके सुनते रहिए। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके सुनते रहिए। जब मोटर के फील्ड वाइंडिंग को सिंगल फेज एसी सप्लाई यानी सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब कोर में एसी फ्लक्स उत्पन्न होता है। कैसा फ्लक्स उत्पन्न होता है मेरे दोस्तों, कोर में इसके, यानी जो हमारा एक कोर हो गया, इसमें कैसी फ्लक्स उत्पन्न होगा, एसी फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, एसी फ्लक्स उत्पन्न होता है। यह फ्लक्स पोल के दोनों भागों में उत्पन्न होती है, यानी हमारा दोनों पोल में क्या होगा, ऐसा ही हमारा एसी फ्लक्स उत्पन्न होगा। शेडेड भाग में ईएमएफ प्रेरित होने से इसी प्रत्यावर्ती फ्लक्स का कुछ भाग शेडेड क्वाइल के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, जो हमारा अभी हमारा जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो शेडेड क्वाइल के संपर्क में भी आता है। इससे शेडेड क्वाइल शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है, और इस भाग में भी प्रेरित वोल्टता के कारण धारा प्रवाहित होता है और फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो मुख्य फ्लक्स के विपरीत होता है, किसके विपरीत होता है, मुख्य फ्लक्स के विपरीत होता है। इस प्रकार शेडेड भाग द्वारा उत्पादित फ्लक्स आच्छादित भाग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स से लैगिंग होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, उसको तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो तो आप बताते नहीं कमेंट बॉक्स में, तो चलिए क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे अब। इस समय मुख्य फ्लक्स शेडेड रिंग द्वारा उत्पादित फ्लक्स से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस पर होता है। ठीक है, अतः
यहाँ पे देखेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और रोटर हमारा घूमने लगता है। तो इतनी चीजों को आप ध्यान में रख लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड को की घूमने की दिशा आच्छादित भाग से छादित भाग की होती है। यानी जो ये हमारी घूमने की दिशा होती है ये छादित भाग से आच्छादित भाग की ओर होती है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। स्टैंडर्ड पोल मोटर में रोटर के विपरीत घूमने की व्यवस्था नहीं होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड पोल जब इंडक्शन मोटर बोला जाएगा तो पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे कि क्या, अब ये बात की जा रही है वनडे एग्जाम की, कि क्या आप कोई ऐसा मोटर बताइए जिसकी हम ऐसा कोई मोटर बताइए जिसको हम विपरीत न घुमा पाए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जितने भी मोटर बनाए जाते हैं और उनको हम फेज, उनका फेज मतलब फेजों को बदल देते हैं तो वो विपरीत घूमने लगते हैं, लेकिन इस प्रकार की मोटर में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे दोस्तों कि एसी सीरीज मोटर के सिद्धांत की व्याख्या करना है आपको। इसको दोस्तों आपको ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप देखेंगे जरूर। ठीक है, पहले हेडिंग डालेंगे एसी सीरीज मोटर। इसमें होता क्या है, ये बहुत ही हमारी बहुत ही मतलब कि एक प्रकार से इसका यूजेस जो है बहुत कम है। ठीक है, इसलिए इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए। यदि देखेंगे, यदि डीसी मोटर को एसी सोर्स से जोड़ा जाता है तो उसे सामान्य रूप से कार्य करना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। इस स्थिति में मोटर का टार्क काफी कम हो जाता है। किसके? जो हमारी एसी सीरीज मोटर होता है उसका टार्क काफी कम होता है, अतः डीसी मोटर एसी सोर्स पर संतोषजनक कार्य नहीं करती है। इसके निम्न कारण क्या है देखेंगे। निम्न कारण जो है, पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे, एसी सप्लाई फील्ड में देने से ईडी करंट लॉसेस बढ़ जाता है। यानी इसके फील्ड में जब एसी सप्लाई देते हैं तो इसके ईडी करंट लॉसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं और हमारी मोटर जो होती है क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और इंडक्टेंस का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इससे पावर फैक्टर लो हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है देखेंगे। थर्ड पॉइंट है मोटर के अंदर दो ईएमएफ की उपस्थिति से मोटर अधिक चिंगारी देती है। इसमें कितने ईएमएफ उत्पन्न हो जाते हैं? दो ईएमएफ उत्पन्न होता है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, हमारी मोटर ज्यादा चिंगारी देना चालू कर देती है। अतः इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अतः डीसी मोटर को एसी पर प्रचालित करने के लिए निम्न सुधार की आवश्यकता होती है। पहला हमारा पॉइंट है, आर्मेचर में ईएमएफ का मान कम करने के लिए उसकी ध्रुवों की संख्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। आर्मेचर में ईएमएफ का मान कम करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे दोस्तों? इसके पोल्स की संख्या को बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए मोटर की प्रत्येक भाग को लेमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? लेमिनेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो मोटर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यानी लॉसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, मोटर में उत्पादित फ्लक्स कम होता है, अर्थात एयर गैप काफी कम रखने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? एयर गैप हम काफी कम रखते हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना था। अब इसकी वर्किंग को लेकर चलते हैं दोस्तों। इसकी वर्किंग क्या है? तो वर्किंग आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। वर्किंग बहुत ही सिंपल है। जब सीरीज मोटर को एसी सोर्स से जोड़ा जाता है तो स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब हम बाइंडिंग किए हैं तो इसके क्या करेगा कि जो स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे आर्मेचर चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। भाई जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो आर्मेचर चालकों में विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी ही, और मोटर में टार्क उत्पन्न होता है। उसमें क्या हो गया? टार्क उत्पन्न होता है। यहाँ हर आधे साइकिल में धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। यानी हमारा करंट की दिशा बदलेगी तो मैग्नेटिक जो हमारी फील्ड की दिशा है, जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो भी बदल जाती है। साथ ही आर्मेचर धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। यानी हम आर्मेचर करंट की दिशा बदल रहे हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जा रहा है, जिससे टार्क एक ही दिशा में प्राप्त होती है और मोटर का आर्मेचर अपने अक्ष पर घूमने लगता है। ठीक है, तो इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना था मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर की संरचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसकी कार्यविधि को कैसे समझते हैं आप लोग। पहले इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो मोटर है ये हमारी जो हमारा क्या है, सिंक्रोनस मोटर के प्रकार है। पहली बात तो ये है, ये हमारी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का एक प्रकार है। इसमें दो प्रकार की मोटर आती है, यानी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस मोटर को दो भागों में बांटा गया है, सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर और एक होता है रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, तो इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान रखना। चलिए इसके पहले देख लेते हैं हिस्टैरिसीस मोटर होती क्या है।
यह एक विशेष प्रकार की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है जिसके लिए डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एक्साइटेशन के लिए डीसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी संरचना लगभग स्प्लिट फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के समान ही होता है। कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वेरी वेरी सिंपल है मेरे दोस्तों, वेरी सिंपल है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वेरी सिंपल है। तो देखेंगे यहाँ पे मेन वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज में आप यही देखेंगे, एक मेन वाइंडिंग होगी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी। और यहाँ पे जो इसका रोटर होता है, रोटर का क्रोम स्टील किसका बना होता है, हाई क्रोम स्टील का बना होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये हमारा शाफ्ट हो गया, स्टेटर हो गया, ये सभी चीजें आपने देखा होगा। एयर गैप भी सब चीजें आप लोगों ने देखा है। चलिए इसको आगे की तरफ चलते हैं। चलिए इसकी संरचना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होता है। इसको परमानेंट कैपेसिटर टाइप स्टेटर तथा साइडेड पोल टाइप स्टेटर के रूप में निर्मित किया जाता है। देखेंगे तो इसको परमानेंट कैपेसिटर टाइप और साइडेड पोल टाइप के स्टेटर के रूप में इसको निर्मित किया जाता है। इसका रोटर जो होता है चिकने बेलनाकार संरचना का होता है। इसका रोटर जो होता है चिकना बेलनाकार सतह का होता है तथा कठोर चुंबकीय पदार्थ से निर्मित होता है। यानी इसका जो जिसको बनाया जाता है कठोर चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है। यह मोटर स्थिर गति से सिंक्रोनस स्पीड तक एक समान टार्क तथा ध्वनि रहित, इसका बहुत ही अच्छा ये हमारा है कि इसमें जो ध्वनि होता है ध्वनि लेस होता है, यानी साउंडलेस होता है, सिंक्रोनस स्पीड उत्पन्न करता है। इसके रोटर में देखेंगे यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके रोटर के आंतरिक भाग में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की परत एल्यूमिनियम तथा बाह्य भाग में मैग्नेटिक मटेरियल हाई क्रोम की रिंग होती है। किसकी होती है, हाई क्रोम की रिंग होती है। इसमें आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है इसमें मेरे दोस्तों, इसमें हिस्टैरिसीस लूप अधिक होता है। यानी हिस्टैरिसीस जो हमारा हिस्टैरिसीस मोटर है इसमें क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप अधिक होता है। इसके रोटर में कोई स्लॉट नहीं होता है, इसके रोटर में कोई स्लॉट ही नहीं होता है तथा वाइंडिंग भी नहीं होती, इसमें शोर नहीं होता है। वाइंडिंग नहीं हुई, शोर नहीं, स्लॉट नहीं, शोर नहीं हुआ। ठीक, अब इसके वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग बहुत ही सिंपल सी है, छोटी सी है। जब मोटर के स्टेटर में एसी सप्लाई दी जाती है तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है या बनता है तथा रोटर में हिस्टैरिसीस लॉस के कारण चुंबकीय ध्रुवों का विकास होता है। किसके, यहाँ पे देखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस के कारण क्या होगा, चुंबकीय ध्रुवों के विकास होता है तथा यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज होकर लॉक हो जाती है। क्या होकर, सिंक्रोनाइज होकर लॉक हो जाती है और स्टेटर फ्लक्स तथा रोटर फ्लक्स के बीच एक टार्क एंगल मिलता है जिससे मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है। अब इसका उपयोग भी पूछा गया था दोस्तों, तो इसका उपयोग बहुत ही अच्छा है। आवाज रहित होने के कारण, यानी इसमें जो साउंडलेस होने के कारण क्या होता है, यह मोटर ध्वनि उपकरणों जैसे रिकॉर्डर प्लेयर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें कोई भी किसी प्रकार का साउंड नहीं होता है। ठीक है, विद्युत घड़ी यानी इलेक्ट्रिक घड़ी जो होती है, इलेक्ट्रिक वॉच जो होता है, उसमें भी हम आप लोगों को बताए हैं कि हिस्टैरिसीस मोटर का यूज करते हैं। यानी जो हमारे इंडिकेटर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होंगे उनमें भी इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, तो ये भी किसका टाइप है मेरे दोस्तों, ये भी आपका सिंक्रोनस का ही एक टाइप है, सिंगल फेज सिंक्रोनस का एक टाइप है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इसके दो टाइप है। पहला है सिंगल फेज आपका हिस्टैरिसीस मोटर, उसके बाद दूसरा हो जाएगा सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर। आइए इसको भी देख लेते हैं। रिलक्टेंस मोटर को प्रतियास प्रारंभन मोटर भी कहते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रतियास प्रारंभन ये सब चीजें करके पूछ सकता है। यह एक सिंगल फेज टाइप का मोटर होता है। इसमें मोटर के प्रतिपोल एयर गैप में परिवर्तन कर प्रतिपोल मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस में परिवर्तन लाया जाता है। तो इसका आप एक फार्मूला पढ़े होंगे BEE में, एस इक्वल, इसको रिलक्टेंस को एस से प्रदर्शित करते हैं, इसको 1/μ करके लिख सकते, म्यू L/A, यही चीजें। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलक्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/μ के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके परिमाण स्वरूप स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। रिलक्टेंस मोटर का रोटर मूल रूप से स्क्विरल केज टाइप का होता है जिसे कुछ रोटर के साथ स्लॉट को हटा दिया जाता है। यानी कुछ मोटरों के साथ इसके स्लॉट को हटा दिया जाता है। तो ये देखेंगे इसका जो संरचना है हमसे उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। कितने पोल की है, 2 पोल 4 पोल की है। तो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। शाफ्ट हो गया और यहाँ 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 ये सब क्या है, एयर गैप है इसके। आइए इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है और आपका रिवीजन भी समाप्त होता है इस चैप्टर का। जब रिलक्टेंस मोटर को सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है तब एसी करंट के बहने
एसी करंट के बढ़ने से अधिक एयर गैप वाले फ्लक्स घनत्व होते हैं। यानी यहाँ पे जब हम सिंगल फेज की एसी सप्लाई देते हैं तब एसी करंट के बढ़ने से एयर गैप भी क्या हो जाता है, एयर गैप वाले फ्लक्स घनत्व क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं। यानी एयर गैप के बढ़ने से फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जैसे जैसे यह मोटर सिंक्रोनस स्पीड के निकट पहुंचती है तो रोटर पर स्लिप क्रमशः कम होती चली जाएगी। ठीक है, इससे एक ऐसी भी स्थिति आती है जिस पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तथा रोटर स्पीड में रिलेटिव स्पीड में अंतर कम हो जाता है। यानी रिलेटिव स्पीड में जो हमारा अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो कम हो जाता है। आगे क्या है, और यह अंतर जब बहुत कम हो जाता है तो स्टेटर पोल तथा रोटर पोल मैग्नेटिक लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मैग्नेटिक लॉक हो जाते हैं। तब रोटर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ घूमने लगता है। तो आप लोगों को इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों को अगर आप पढ़ के जाते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है। इसमें क्या है, उपयोग भी है इसका दोस्तों, तो उपयोग भी देख लेंगे। इसका उपयोग छोटे पंखों, घड़ियों, मापन उपयंत्रों, रिकॉर्डिंग तथा इंडिकेटिंग उपकरणों में किया जाता है। तो एक चीज़ को इसमें ध्यान रख लेंगे तो आप लोग बहुत ही सिंपल से याद कर पाएंगे। आप लोग अगर हिस्टेरिसिस मोटर के उपयोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे भी, लेकिन इसमें आवाज वाली बात ठीक है लिख देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, लिख देंगे वही चीजें यहाँ पे भी इसका उपयोग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दोस्तों आज आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ाया है हमने, तो इसको आप लोग प्लीज अपने से कर लीजिएगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के गुण व दोष का वर्णन कीजिए। तो इसके गुण व दोष के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपको दिया जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ से उन ये जितने भी प्रैक्टिस 2 से प्रैक्टिस सेट हल कराए गए हैं दोस्तों, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हल कराए गए हैं जो कि जिनको लगता है कि नहीं मैं नहीं पास हो पाऊंगा, अगर वो ये दोनों लेक्चर देख लेते हैं तो वो पास हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अभी आपको 2 प्रैक्टिस सेट और दिया जाएगा, तो उसमें यानी अभी आपको दिया जाएगा 3 फेज इंडक्शन मशीन, यानी जो हमारा सिंक्रोनस मशीन है उसका दिया जाएगा। उसके बाद एक स्पेशल पर्पज का दे दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको केवल क्या दिया जाएगा, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें आपका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उसमें क्या होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। चैप्टर 3 का जल्द ही आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, चैप्टर 4 का भी जल्द ही आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।